हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं राजस्थान एलडीसी एग्जाम को लेकर के। और अब एक नई भर्ती छात्रावास अधीक्षक भी जो है इसी सामान्य विज्ञान सिलेबस के अंदर इंक्लूड की जा रही है। तो आप सभी लोग जो है ये साइंस की क्लासेस देख सकते हैं। जो भी विद्यार्थी एलडीसी या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक सभी चीजें यहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पर पधार रहा है उसका बहुत बहुत स्वागत है। और उसे ये बता दिया जाता है कि आज हमारी क्लास नंबर है 69। इससे पहले की 68 क्लासेस कंप्लीट हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप एक नंबर से क्लास देखते हुए आइए और नोट्स बनाते चलिएगा। यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आप हमसे कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त भी कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं कि केमिस्ट्री की जो 3 यूनिट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। फिजिक्स की ये दूसरी यूनिट विद्युत धारा चल रही है और इसके बाद में अगली यूनिट इसकी जो है शुरू होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन दे रखा है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसकी अलग से 15 वीडियो की एक अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। आप उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और कल लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, यहां तक की चीजें अपन समझ चुके थे। और फैराडे के जो प्रथम नियम और द्वितीय नियम है उनको समझ चुके थे। आज इस क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत मोटर और विद्युत धारा जनित्र के बारे में। आप सभी लोगों को बता दूं कि ये क्लास 6 to 12 की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उन एनसीईआरटी की बुक्स पर ही आधारित है। तो आप बार बार ये कमेंट करके नहीं पूछे या व्हाट्सएप पर भी ये नहीं पूछे कि सर एनसीईआरटी बेस है। हाँ भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस क्लासेस ली जा रही है, क्योंकि हमें भी पता है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वह चीज कवर करवाए ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विद्यार्थी सही कर सके। ठीक है, हमारा टारगेट तो यही है कि 50 के 50 क्वेश्चन आपको साइंस के इन्हीं वीडियोस में से मिल जावे। और हो सकता है कि सीईटी की तरह मिल भी जाए या एक दो क्वेश्चन कम, लेकिन 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लास में से मिलने वाले हैं। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की जो है पेपर अभी ही हुई है उसको उठाकर देखिए और जूनियर अकाउंटेंट की साइंस की क्लासें उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। और एक ही बात कहना चाहूंगा कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। और आइए इसी जोश के साथ में आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि विद्युत मोटर क्या होती है और विद्युत जनित्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्या, विद्युत मोटर। और बहुत ही शानदार तरीके से समझने वाले हैं इसको, विद्युत मोटर। अब देखिए विद्युत मोटर जो है ये क्या होती है। तो विद्युत मोटर का मतलब आप इतना समझिए कि आपके घर पर जो पानी चढ़ाने के लिए जो होद होता है या नीचे छोटा कुआं है उसमें से जब पानी को ऊपर की मंजिल तक पहुंचाया जाता है वो कौन करता है, विद्युत मोटर। आपके घर पर अगर चक्की है आटा पीसने की, जो आपके गेहूं पीसने की, कई बार ये मजाक बनता है कि आटा पीसने की, नहीं भाई, चक्की पीस जो है आपके घर पे होगी जिसके अंदर आप गेहूं पीसते हैं या फिर आप जो है बेसन बनाते होंगे या फिर आप जो है बाजरा है, मक्का है, इन सभी को पीसते होंगे। तो जो चक्की होती है उसके अंदर भी एक मोटर लगी रहती है, उसको भी आप विद्युत मोटर कह सकते हैं। इसके अलावा आप जो है सीपीयू वगैरह देखा हो तो उसमें भी छोटी छोटी मोटरें लगी रहती है। रिमोट कंट्रोल कारें आती है उनके अंदर छोटी छोटी मोटरें लगी रहती है। इस प्रकार की जो मोटर होती है उसी को कहा जाता है विद्युत मोटर। क्या कहा जाता है, विद्युत मोटर। अब ये विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि इसके बारे में बताया किसने है और ये क्या कार्य करती है। 3 ही क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। और इसके सिद्धांत को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि जब एक आवेश
रेस्ट अवस्था में होता है, यानी कि एकदम बैठा है, शांत है, स्थिर है, तब वह क्या करता है कि अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो स्थिर अवस्था में आवेश होता है, वह स्थिर अवस्था में आवेश अपने चारों ओर जिस क्षेत्र का निर्माण करता है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए भाई, आप भी तो जो है कभी चलते होंगे, कभी रुकते होंगे, कभी दौड़ते होंगे, पढ़ाई भी ऐसे ही करते होंगे, कभी बहुत ज्यादा करते होंगे, कभी थोड़ी करते होंगे, कभी जो है बिल्कुल नहीं होती होगी। वैसे ही ये चार्ज भी हमेशा स्थिर थोड़ी रहेगो, और चार्ज भी चालेगो, और चार्ज भी चालेगो। तो चलिए इस चार्ज को अब चलाते हैं अपन सब मिल करके। और ये एक चालक लिया, इस चालक के अंदर यह आवेश चलने लगा, और आवेश के चलने से क्या हुई? विद्युत धारा उत्पन्न हुई। और इस विद्युत धारा के उत्पन्न होने से क्या हुआ? इस विद्युत धारा के उत्पन्न होने से इस चालक के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है इस प्रकार से। अच्छा सर, ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस क्षेत्र का नाम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। समझ में आ गई बात? क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब आवेश चलने लगता है, गतिमान अवस्था में होता है, तो उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? अब देखिए, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी भी चालक को गति अवस्था में लाया जा सकता है, या गति उत्पन्न की जा सकती है। समझ में आ गई बात? किसकी वजह से? इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से। और बस यही जो मैंने बोला कि इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आप किसी भी चालक को गति अवस्था में ला सकते हैं, इसी को कहा जाता है आपका क्या? इस विद्युत मोटर का सिद्धांत। तो विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत ये है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है, और जिसे अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। तो अब इसके अंदर लिखेंगे कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपन क्या कर सकते हैं? किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। समझ में आ गई बात? तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। और इसके बारे में बताया किसने था भाई? इस पूरे सिद्धांत के बारे में बताया किसने है? तो माइकल फैराडे ने। किसने बताया? माइकल जैक्सन ने नहीं, तो सर माइकल फैराडे ने। क्लियर? चलिए ये लो, आप याद रखना माइकल फैराडे को। और अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसका सिद्धांत पता होना चाहिए, जो पता चल गया है। और अब आप इस सिद्धांत को एक छोटा सा नाम ये भी दे सकते हो, क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस सिद्धांत का नाम क्या दे सकते हो? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस सिद्धांत को कहते हैं। क्लियर? और इसको बताया किसने? माइकल फैराडे ने। अब लास्ट क्या है कि इसका कार्य क्या है? तो इसका जो है कार्य यह होता है कि यह विद्युत ऊर्जा को, किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो विद्युत मोटर, जिसका सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछने के चांस है, वो ये है कि ये क्या करता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी भी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। यही सिद्धांत पर आपकी विद्युत मोटर कार्य करती है, जिसे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। इसके बारे में बताया किसने था? माइकल फेराडे ने। समझ में आ गई बात अच्छे से एकदम? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिएगा। थोड़ा सा मैं जो है इसको इस तरफ कर देता हूं, करिए नोट। जल्दी से नोट करेंगे फटाफट, मजा आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने ये चीज लिख ली होगी। अब इसके अंदर हो सकता है कि आप में से किसी को ये बात लग रही हो कि सर, इस मोटर के अंदर हमने कई बार सुना है कि आपका जो पंखा लगा हुआ होता है, आर्मेचर जिसे कहा जाता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक आर्मेचर भी होता है, ठीक है। वो पंखा हमेशा एक ही दिशा में ऐसे 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 घूमता है। देखा है मोटर के अंदर एक पंखा लगा होता है, वो हमेशा एक ही दिशा में घूमता है। क्या वो हमेशा एक ही दिशा में घूमता है? नहीं, वो घूमता तो दो दिशा के अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास मोटर होती है, उस मोटर के अंदर एक उपकरण लगा देते हैं जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्यूटेटर कहा जाता है। और वह जो कम्यूटेटर है, वो क्या करता है? वो इस विद्युत मोटर के आर्मेचर को जो है एक ही दिशा में घुमाता है। समझ में आ गई बात? आप जो है इसकी मतलब पूरी डीप स्टडी करने जाओगे ना विद्युत मोटर की, तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो पंखा है वो एक बार यूं आता है, फिर वापस से यूं 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 रोटेट होता है। मतलब एक ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, आधा राउंड ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे राउंड एकदम गोल गोल नहीं घूमता है। समझ में आई बात? आधे आधे राउंड निकालता है। तो फिर सर ये एक ही दिशा में कैसे घूमने लग जाता है? तो कम्यूटेटर के उपयोग से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत मोटर के अंदर आर्मेचर किसकी सहायता से एक ही दिशा में घुमाया जाता है? तो कम्यूटेटर की सहायता से। तो आप इस पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो यहीं पर जो है इस पॉइंट को अपन नोट डाउन करेंगे कि कम्यूटेटर कम्यूटेटर के उपयोग से, कम्यूटेटर के उपयोग से आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाया जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए कि विद्युत मोटर जो है वो क्या करती है, कैसे करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, और उसका एक जो पार्ट है, उपकरण है कम्यूटेटर, उसका कार्य क्या होता है? तो आर्मेचर को एक ही दिशा में घुमाना। ये सब चीज जो है आप अब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब इससे ज्यादा जो है विद्युत मोटर के अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, जल्दी से। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को जानते हैं। ठीक है, बाकी आप कूलर के अंदर, पंखों के अंदर, इन सभी में जो है विद्युत मोटर अपन देख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, अब अपन बात करेंगे विद्युत जनित्र की, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। यानी जो विद्युत को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाले को अपन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर? चलिए, तो अब विद्युत मोटर के बाद आप हेडिंग डालेंगे विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र। अब ये विद्युत जनित्र क्या होता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो विद्युत जनित्र बेसिकली एक इस प्रकार की युक्ति होती है जो क्या करती है, या ऐसा उपकरण होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को, तो विद्युत जनित्र का कार्य क्या होता है? हाँ, डरिए मत, है ना, वो एकदम से कट आ गया था एक्चुअली, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, डरिएगा। विद्युत जनित्र जो है, विद्युत जनित्र का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा।
यानी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलना है? मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है विद्युत जनित्र का। मतलब विद्युत मोटर का काम क्या था कि विद्युत ऊर्जा लेनी है और फिर उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, जबकि विद्युत जनित्र क्या करेगा? विद्युत जनरेट करवानी है। तो ये कब जनरेट करेगा? जब अपन उसके ऊपर कार्य करें, यानी जब उसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाएगी तो वह उस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करेगा। तो सबसे पहले तो इसमें यही हमें पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, ये पॉइंट लिखिएगा जल्दी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये आपके यांत्रिक ऊर्जा जो है, मैकेनिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलता है। अब इसके बाद में यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह भी आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। ये भी लिख लो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये किस पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ये दो पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो विद्युत जनित्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत जनित्र के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? दो। विद्युत जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्लियर? और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपके आ जाता है प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करने वाला जनित्र। ये जनित्र तो क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है। और दूसरा आपके कौन सा होता है? तो दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। कौन सा होता है? दिष्ट धारा जनित्र। समझ में आ गई बात? तो आपके विद्युत जनित्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और आपका दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है एसी करंट, जो कि आपका क्या होगा? हमेशा अपनी डायरेक्शन को बदलने का कार्य करेगा। और एक होगा डीसी, जो होगा डायरेक्ट करंट, वो आपके एक ही दिशा में चलेगा। ये आप लिख लीजिए। फिर अपन प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन लिख लेंगे और इसका भी सिद्धांत यही रहेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं करना है। बस ये आपको याद रखना है केवल कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो क्या होता है और दिष्ट धारा जनित्र है वो क्या होता है। ठीक है, जल्दी से जो है आप इसको लिख लेंगे, फिर अपन दिष्ट धारा जनित्र और इनकी बात करते हैं। तो अब लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। हेडिंग लिखेंगे अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, देखिए अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ऐसा जनित्र होगा जिसके अंदर से जो करंट प्रोड्यूस होने वाला है, यानी ये जो आपका जनित्र है ये ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा, कैसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि समय के साथ में जो दिशा है, जो डायरेक्शन है करंट की, वो क्या होगी? परिवर्तित होती रहेगी। समझ में आ गई बात? इसके बारे में अपन पीछे भी देख चुके हैं। और इसका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? वो इस प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि ये हर बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करने का कार्य करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये इस प्रकार का जो साइन होता है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि समय के साथ, इसमें लिखेंगे समय के साथ, यानी टाइम के साथ साथ, है ना? तो समय के साथ साथ निरंतर
निरंतर परिवर्तित होता रहता है। क्लियर? यह जो है समय के साथ में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए इसकी संरचना भी होती है, इसके अंदर कार्य प्रणाली भी इसकी आती है, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, लेकिन उन सभी के बारे में अपन को नहीं जानना है, इतना ज्यादा डिटेल में भी नहीं जानना है, इसका कोई स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछ रहा है। ठीक, इसके उपयोग जो है वो जरूर आप लिख लीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के उपयोग। क्लियर? इसके उपयोग लिखेंगे। अब इसके उपयोग के अंदर आप लिखेंगे, पहला तो आपके पंखे में, पंखे तो देखे ही होंगे आप सभी ने अपने घर पर, है ना? तो पंखे के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हीटर के अंदर, ठीक है, ये सभी किसके, प्रत्यावर्ती धारा के उपयोग की बात कर रहा हूं। इसके अलावा विद्युत बल्ब, ठीक है। इसके अलावा आप रेल इंजन की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रिक रेल आती है, रेल इंजन, और कोयले वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, रेल इंजन। इसके अलावा आप जो है लिफ्ट है, टीवी है, बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये 4-5 इतने, बाकी आदि कर दो, है ना? तो टीवी है, ट्यूबलाइट है, इन सभी के अंदर जो धारा यूज की जाती है वो धारा कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र ही होता है, जिसकी वजह से अपन प्रत्यावर्ती धारा का इसमें उपयोग करते हैं। किसमें किसमें? तो पंखे है, हीटर है, जितने भी घर पे आपको लगभग इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे वो सब प्रत्यावर्ती धारा पर ही बेस्ड होते हैं। ऐसे नहीं होते कि बस एक ही करंट उसमें बहता रहे। ठीक है, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपर हो रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। फिर अपन आगे बात करते हैं कि आपका दिष्ट धारा जनित्र क्या होते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे दिष्ट धारा जनित्र के बारे में। चलिए सब कुछ रेडी चल रहा है, लिखेंगे दिष्ट धारा जनित्र। अब दिष्ट धारा जनित्र के अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो काम करता ही है, साथ ही साथ फ्लेमिंग नामक जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाथ के नियम दिए हैं, उसमें दिष्ट धारा जनित्र जो है, इस दिष्ट धारा जनित्र के अंदर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का उपयोग होता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का उपयोग। क्लियर? ये बात इसमें आप याद रखिएगा कि जो दिष्ट धारा जनित्र है उसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो काम करता ही है, साथ ही साथ आपके फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है उसका भी हम इसके अंदर उपयोग करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। और फिर इस प्रकार से जो है इसके अंदर अपन दिष्ट धारा को प्राप्त करते हैं। तो बस विद्युत जनित्र के अंदर आपको यही चीजें याद रखनी है, और भी कुछ चीज होगी तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, कुछ और रह तो नहीं गया है आपका। देखिए नोट्स के अंदर जो भी चीजें मेरे लिखी हुई है वो सब चीजें मैं जो है यहां पर लिखवाने का कार्य करता हूं, कोई भी चीज आपके बाकी नहीं रख रहा हूं। ठीक है, चलिए हाँ, एक छोटी सी चीज आप ये भी लिख सकते हैं कि भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है, भारत के अंदर, ये पॉइंट एक स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रत्यावर्ती भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। तो भारत के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अपनी डायरेक्शन को 100 बार बदलती है, एक सेकंड में 2 बार ऐसे ऐसे होती है। मतलब अब एक सेकंड में एक ऐसे ऐसे हुई 2 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो 2 बार डायरेक्शन चेंज हुई। इसका मतलब 50 हर्ट्ज के अंदर कितनी बार चेंज होती होगी, तो 100 बार जो है ये अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। ये बात आप इसके अंदर जरूर लिख लीजिएगा। क्लियर?
इसके अलावा इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जो आपको इसमें लिखवाया जाए। इसके अलावा आपको जो है याद रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो आज अपन ने जिसकी बात करी है वो पोर्शन आपका है विद्युत मोटर एक तो क्या होती है, इसके बाद में आपके विद्युत जनित्र की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो काम करता ही है, लेकिन दिष्ट धारा जनित्र के अंदर फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम भी आएगा। प्रकार कितने, दो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिसे एसी कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट, और दिष्ट धारा जनित्र डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। और फिर आपको बता दिया कि समय के साथ में निरंतर परिवर्तित होता रहता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, क्लियर। और इसके उपयोग पंखे, हीटर, विद्युत बल्ब, रेल इंजन, लिफ्ट है, टिपलाइट है, टीवी है वगैरह इन सभी के अंदर किया जाता है। और दिष्ट धारा जनित्र जो है ये आपका हो गया फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का उपयोग, और ये बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो करंट दिष्ट धारा जनित्र वहां काम आता है जहां डायरेक्ट बस जो है एक फिक्स वैल्यू का करंट देना होता है, वहां पर अपन इनका उपयोग करते हैं। किसका, दिष्ट धारा जनित्र का, यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर का उपयोग वहां पर होता है। इसी के साथ में आज की जो ये आपके टॉपिक थे वो यहीं पर होते हैं समाप्त। अब अपने को केवल पढ़ना है एक तो घरेलू विद्युत के बारे में, और उसके बाद में आपका ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल लास्ट क्लास 70 नंबर की अपनी आएगी, और उसी के साथ में आपके 70 वीडियो के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग पोर्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री अपन ने 50 वीडियो में करी थी, फिजिक्स के 2 यूनिट के 20 वीडियो आ चुके हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोड है, यानी 35 वीडियो। तो कितने हो गए टोटल, 85 वीडियोस जो है एलडीसी एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो भी यूट्यूब के ऊपर सिस्टमेटिकली क्लास वाइज एकदम टॉपिक वाइज हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए। और आप सभी लोगों के लिए जो आज का एक सरप्राइज है वो आप लोगों को पता ही होगा कि रात को 9 बजे रिवील होने वाला है, तो सभी जो है 9 बजे तैयार रहिएगा। बहुत ही शानदार सी चीज लेकर के आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए, और आपका जो है दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। और बहुत जल्दी एक और बढ़िया सरप्राइज लेकर के आऊंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।